आज हम लोग बीपीएससी मेंस के लिए एक प्रमुख टॉपिक बिहार में बाढ़ की समस्या पर चर्चा करेंगे। बाढ़ से क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आता है। कभी आपको बाढ़ और निर्धनता से जोड़ के पूछ देगा, कभी आपको बिहार में किस प्रकार बाढ़ बाधक है उससे संबंधित पूछ देगा, कभी प्राकृतिक आपदा को जोड़ के पूछ देगा। तो किसी न किसी रूप में प्रश्न आते रहता है और यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बिहार में बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो प्रत्येक वर्ष आता है और प्रत्येक वर्ष अपार धनजन की क्षति होती है। बिहार में अगर हम देखें तो बाढ़ और सूखा एक संक्रमण की स्थिति है। एक ही क्षेत्र में कभी बाढ़ तो कभी सूखा की स्थिति देखने को मिलता है। कभी बिहार के उत्तरी क्षेत्र में जो है सो पूरा उत्तरी बिहार बाढ़ से ग्रसित रहता है, तो दक्षिण बिहार सूखा से प्रभावित रहता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि उत्तरी बिहार में ही कुछ जिलों में बाढ़ से प्रभावित है तो कुछ जिला सूखा से प्रभावित है। तो बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरे बिहार को अगर हम देखें तो बिहार के 38 जिला में से जो है सो 28 जिला जो है सो बाढ़ से प्रभावित है। बिहार का 28 जिला बाढ़ से प्रभावित है, 9 जिला जो है सूखा से प्रभावित है। बिहार का 28 जिला बाढ़ से प्रभावित है, बिहार का 9 जिला सूखा से प्रभावित है। बिहार का जो 66 लाख हेक्टेयर भूमि 66 लाख हेक्टेयर भूमि जो है सो बाढ़ से प्रभावित है। अगर हम देखें पूरे बिहार का तो लगभग 60% भाग या 60% भूमि जो है बाढ़ से प्रभावित है। अगर इसमें भी हम केवल उत्तर बिहार को देखें तो उत्तर बिहार में लगभग 76% भूमि जो है बाढ़ से प्रभावित है। तो बिहार का एक पूरा का पूरा इलाका समझिए जो बाढ़ से प्रभावित है। अगर पूरे नुकसान को देखें, पूरे देश भर के नुकसान को देखें तो सिर्फ 20% नुकसान, पूरे देश में 20% नुकसान जो है सो बिहार में होता। तो पूरे भारत में भी इसकी गहनता सर्वाधिक है, यानी कि बाढ़ जो है सो पूरे बिहार के लिए एक अभिशाप है। अब हम लोग देखेंगे कि बिहार में बाढ़ के क्या कारण है। तो बाढ़ के कारणों पर हम विचार करेंगे तो मुख्यतः 2 कारण हैं, एक प्राकृतिक कारण और एक मानवीय कारण। प्राकृतिक कारक में अगर हम देखें तो बिहार में जो बाढ़ आता है उसमें जल ग्रहण क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा का होना है, यानी कि जो नदी बेसिन है, नदी बेसिन के क्षेत्र में जो है सो सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में जो है सो 100 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है और मानसून की अवधि कम होती है, यानी कि कम ही अवधि में ज्यादा वर्षा हो जाती है। और ज्यादा वर्षा होने के कारण जल ग्रहण क्षेत्र में पानी का दबाव जो है सो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और दूसरा, जो उत्तरी बिहार में बहने वाली नदियां हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों से आती है और पर्वतीय क्षेत्रों से जल ज्यादा मात्रा में आता है, यानी कि बर्फ के पिघलने से भी आता है और वर्षा का पानी मिल जाता है तो उसके माध्यम से उस क्षेत्र में अत्यधिक पानी हो जाता है और जिसके कारण जो है सो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए, गाद का जमा होना ये भी एक महत्वपूर्ण कारक। हिमालय क्षेत्र से जब नदियां निकलती है या हिमालय क्षेत्र से जो नदियां आती है तो हिमालय के साइड में जो है सो ढाल तीव्र होता है। ढाल तीव्र होने के कारण जो है सो नदी की गति तीव्र होती है। जब नदी की गति तीव्र होती है तो वह कटान ज्यादा करती है। और दूसरा, जो ये क्षेत्र है यह मुलायम चट्टानों से बना हुआ क्षेत्र है और मुलायम चट्टानों का कटाव ज्यादा होता है। नदी की गति तेज है, ढाल तेज है और चट्टानें मुलायम है, जिसके कारण जो है सो कटाव ज्यादा होता है। और जब कटाव ज्यादा होता है तो वो मलबा गाद के रूप में जो है सो मैदानी क्षेत्रों में चली आती है और मैदानी क्षेत्रों में जब आती है तो नदी की ढाल कम हो जाती है, गति कम हो जाती है, वो अपने भार को वहन नहीं कर पाती, यानी कि भार को ले जाने में असमर्थ हो जाती है। और जब वह भार को ले जाने में असमर्थ हो जाती है तो वह नदी के पेंदी में गाद को जमा करने लगती है, जिससे यह नदी के पेंदी में ये डिपोजिट होने लगता है। और जब यह डिपोजिट होता है नदी के पेंदी में तो नदी उथला हो जाता है और वह जो है पानी इसका फैल जाता है, पानी बाहर चला आता है।
तो जिसके कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक है नदियों के मार्ग में परिवर्तन, ये दोनों जुड़ा हुआ, जब गाद का जमा होना और मार्ग में परिवर्तन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब नदी पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आती है तो उसमें नदी का भार बढ़ जाता है, यानी कि गाद की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और नदी भार को वहन नहीं कर पाती है। तो वह जब अगर उसके रास्ते में कोई कठोर चट्टानें आती है या कोई अवरोध आता है तो वह जो है सो अपना मार्ग बदल देती है और नदी ऐसे बहने लगती है विसर्ग की तरह। तो नदी इस तरह से बदलती है और कालांतर में जो है सो इसको छोड़ के दूसरे भाग से बहने लगती है और जिससे जो है उसके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। आप देखिएगा कोसी नदी लगभग 150 किलोमीटर अपना मार्ग बदल चुकी है। इसी तरह बागमती, कमला आदि नदियां जो है सो अपना मार्ग बदलते रहती है। कोसी नदी सबसे ज्यादा अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, जिसके कारण इस कोसी नदी को बिहार का अभिशाप कहते हैं। तो नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भी जो है सो बिहार में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। अब है गंगा का जल स्तर का ऊंचा हो जाना। गंगा के जल स्तर के ऊंचा होने के कारण भी बिहार में बाढ़ आता। होता क्या है, वर्षा के दिनों में गंगा के जल में या गंगा नदी में जो है खुद बहुत ज्यादा पानी रहता है। क्योंकि गंगा मुख्य नदी है और इससे अन्य सहायक नदियां उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार से आके मिलती हैं। तो ये नदी जितनी सहायक नदियां हैं उसका पानी इस गंगा नदी में आके मिल जाती है। लेकिन बरसात के महीनों में क्या होता है, इसका जलस्तर खुद ऊंचा हो जाता है तो नदी जो है सो पानी सहायक नदियों का गंगा नदी में ना आके गंगा नदी का पानी जो है सो सहायक नदियों में जाने लगता है, जिसके कारण इस क्षेत्रों में जो है गंगा नदी के सहायक नदी के क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इधर का बांध टूट जाता है और इस क्षेत्र में जो है बाढ़ आ जाती है। उसके बाद है दक्षिण बिहार की नदियां संकीर्ण एवं उथली, जिसके कारण भी बाढ़ की समस्या होती है। संकीर्ण है, कम उसमें कम पानी की मात्रा में ही जो है सो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक बिहार का टोपोग्राफी भी ऐसा है, संरचना इस प्रकार का है कि उत्तरी भाग में पर्वतीय क्षेत्र है, ऊंचा उठा हुआ है और दक्षिण का झारखंड वाला क्षेत्र जो है वो भी ऊंचा उठा हुआ है। तो दोनों तरफ से और बीच का ये मैदानी क्षेत्र नीचा है, जिसके कारण भी जो है सो इस क्षेत्र में बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न होती है। अब हम लोग देखेंगे मानवीय कारक। अब हम लोग देखते हैं बाढ़ के मानवीय कारण। तो प्राकृतिक वनस्पति का दोहन, यानी कि मनुष्यों के द्वारा बड़े पैमाने पर प्राकृतिक वनस्पति का दोहन किया गया। इस दोहन के कारण जो है सो बहुत बड़ी मात्रा में वृक्षों को काटा गया। वृक्ष क्या होता है, पहाड़ी ढलानों पर या अन्य जगहों पर जो है सो पानी को रोकने में मददगार होता है। तो प्राकृतिक वनस्पति के दोहन के कारण जो है सो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हुई है। अब है नदी बेसिन में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप। तो नदी का जलग्रहण क्षेत्र जो है नदी बेसिन में जो है सो उसमें मानवीय हस्तक्षेप के कारण जलग्रहण क्षेत्र में बाधा उत्पन्न हुई, यानी कि मनुष्य के द्वारा विभिन्न प्रकार के जलग्रहण क्षेत्र में या नदी बेसिन में कार्य किए गए हैं, जैसे घर बनाना, सड़कें बनाना और विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, जिसके कारण जो है सो बहाव में रुकावट उत्पन्न होती है और वह बाढ़ का रूप ले लेता है। इसके आगे है रेल मार्ग और सड़क मार्ग का। नदियों के किनारे या कहीं पर रेल मार्ग या सड़क मार्ग बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं, लेकिन सड़क मार्ग और रेल मार्ग जो बनाए गए हैं उसमें पुल पुलियों का अभाव है, जिसके कारण जो है जैसे इधर का पानी इधर ही रह जाता है, इधर का पानी इधर रह जाता है, तो इस दोनों साइड जो है सो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर पुल पुलिया रहता तो दोनों साइड इधर का पानी इधर और इधर का पानी इधर जा सकता था, जिससे जो है सो इसके समस्या का कुछ हद तक समाधान हो सकता था। अब जो है सो बहुत जगहों पर क्या किया गया है, जलाशय को समतल करके, गांव घर में जो छोटे छोटे जलाशय थे उसको समतल करके कृषि कार्य किया जाने लगा। तो बाढ़ के समय में वो जलाशय
पानी को रखता था, यानी कि और जगह फैलने से रोकता था। तो जलाशय को भर दिया गया है और कृषि कार्य किया जाने लगा है, जिसके कारण भी जो है सो बाढ़ की समस्या उत्पन्न हुई है। उसके बाद जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं, यानी कि पानी अगर कितना भी आता, जल निकासी की व्यवस्था होती तो उस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी का जमाव हो जाता है और जो बाढ़ का रूप ले लेता है। और बांधों का रख रखाव भी बढ़िया ढंग से नहीं किया जाता, प्रभावशाली ढंग से नहीं किए जाने के कारण बरसात से पहले हमेशा बांध टूट जाता है। जब भी बरसात बाढ़ आने वाली होती है उससे पहले ही बांध टूट जाता है। तो बांधों को जो है सो रख रखाव बढ़िया ढंग से किए जाने की जरूरत है। और इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो इस तरह के बाढ़ की समस्या बिहार को सालों साल देखने को नहीं मिलता। जब से हम लोग देख रहे हैं बाढ़ की समस्या हर दिन आ ही रही है। तो इस समस्याओं का समाधान अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो काफी हद तक दूर किया जा सकता था। अब हम लोग देखेंगे बाढ़ का क्या क्या प्रभाव पड़ता। तो बाढ़ जो है अपार क्षति लेके आता है। इसका प्रभाव आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य पर सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो बाढ़ का आर्थिक प्रभाव क्या है, तो सबसे पहले हम इसको कृषि पर देखते हैं। कृषि में जो है सो जिस समय बाढ़ आती है उस समय खरीफ का फसल रहता है। तो खरीफ की फसल जो खरीफ लगी रहती है वो मारी जाती है, यानी कि खरीफ फसल पूर्णतः बर्बाद हो जाती है। उसके बाद रबी का फसल जो है सो रबी की बुआई में अगर पानी बहुत ज्यादा दिन तक जमा हो गया तो रबी का फसल बुआई लेट होता है, यानी कि खरीफ फसल मारी जाती है और इसका बुआई पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण खाद्यान्न उत्पादन की समस्या, खाद्यान्न में कमी होती है। खाद्यान्न में कमी होने के कारण जो है लोगों को आवश्यक वस्तुओं की कमी हो जाती है, जिसके कारण मुद्रास्फीति की समस्या भी उत्पन्न होती है। पशुधन की हानि बड़े पैमाने पर होती है, यानी कि बाढ़ के समय में लाखों पशुओं की मृत्यु हो जाती है। पानी में बहुत सारे बह के चले जाते हैं और बहुत सारे जो चारा के अभाव में मर जाते हैं, जिसके कारण जो है दूध संग्रह पर प्रभाव पड़ता है और दूध संग्रह में कमी आती है। उसके बाद आधारभूत संरचना, सड़क आदि का जो है सो नुकसान होता है। कृषि आधारित उद्योग पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि अगर उत्पादन कम हुआ, यानी कि कृषि फसलों का उत्पादन नहीं हुआ, तो उस पर जो आधारित उद्योग है उसका भी सही ढंग से नहीं चल पाता है और वो भी प्रभावित हो जाता है। इसके बाद उपजाऊ मिट्टी का ह्रास होता है। वैसे बाढ़ के द्वारा जो है सो उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में कटाव के कारण जो है सो उपजाऊ मिट्टी का भी ह्रास होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यापक पैमाने पर आर्थिक प्रभाव देखने को मिलता है, सामाजिक प्रभाव भी देखने को मिलता है, मानव संसाधन का ह्रास होता है, नवीन सामाजिक संबंध में गतिरोध उत्पन्न होता है, यानी कि नवीन सामाजिक संबंध में गतिरोध से तात्पर्य विवाह आदि जो कार्यक्रम होते हैं उसमें बाधा उत्पन्न होता है। पलायन की समस्या और विस्थापन की समस्याएं बड़े पैमाने पर देखी जाती है। इसका स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बाढ़ के समय में रोगाणु एवं कीटाणुओं के प्रजनन दर में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण अनेक तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। जल जमाव के कारण भी अनेक प्रकार के रोग आते हैं और सबसे बड़ी समस्या बाढ़ के समय ये होती है चिकित्सीय सुविधा का अभाव होता है। लोग जो बाढ़ के कारण आवागमन का साधन उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण लोग आसानी से डॉक्टरों के पास नहीं जा पाते हैं और अनेक तरह की बीमारियों से लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका प्रशासनिक स्तर पर भी प्रभाव देखने को पड़ता है, क्या यानी कि प्रशासनिक कार्य शिथिल हो जाते हैं। बाढ़ के कारण पूरा प्रशासन जो है सो बाढ़ के काम में लगा हुआ रहता है, जिसके कारण अन्य काम जो है सो प्रभावित हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस बाढ़ की समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। अब हम लोग देखेंगे समस्या का निदान किस प्रकार किया जाए। तो इसके दो उपाय किए जा सकते हैं, दीर्घकालिक और अल्पकालिक। दीर्घकालिक में जो है चेक डैम का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाए। पिछले जो नेपाल सरकार और भारत सरकार के द्वारा डैम बनाए गए हैं उसको फिर से नए ढंग से बनाए जाने की जरूरत है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रोका जा सके। उसके बाद जो है जो नदियां हैं, नदियों की समानांतर
नदियों के समानांतर जो है नहरों का विकास किया जाए, जिससे जो है सो बाढ़ की समस्याओं को रोका जा सकता है और अतिरिक्त जल को नहरों में भेजा जा सकता है, जिससे पानी का जो है बंटवारा हो जाएगा और बाढ़ की समस्या पर निदान पाया जा सकता है। उसके बाद नदी जोड़ो योजना को कार्यान्वित किए जाने की जरूरत है। वैसे हम लोगों का जो संरचना है बिहार का, वह देखें तो पर्वतीय, उत्तर भाग में पर्वतीय है और दक्षिण का भी जो पर्वतीय है और बीच का मैदान जो है सो नीचे धंसा हुआ है, यानी कि उधर ऊंचा है, दक्षिण में भी ऊंचा है और उत्तर में भी ऊंचा है और बीच में यह समतल है। तो थोड़ा बहुत नदी जोड़ने में प्रॉब्लम है, लेकिन उन्नत टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है इसको जोड़ा जा सकता है। और एक उपाय और किया जा सकता है, जैसे नदी जो है हम लोग की गंगा प्रमुख नदी है और गंगा उत्तर प्रदेश के बाद इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि जब सहायक नदियां सब मिलती है तो पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता। तो अगर इसको उत्तर प्रदेश से ही इसको मोड़ के नर्मदा नदी से मिला दिया जाए तो पानी के बहाव को इधर मोड़ा जा सकता है और नर्मदा नदी के माध्यम से जो है सो अतिरिक्त पानी इधर राजस्थान के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में और महाराष्ट्र के क्षेत्र में ले जाया जा सकता है, जहां पर जो है सो पानी की किल्लत है। तो वहां पर पानी की समस्या का समाधान भी हो सकता है और इधर बाढ़ की समस्या का भी समाधान हो सकता है। लेकिन इधर पानी को ले जाने में थोड़ा वही पर्वतीय भाग है तो दिक्कत है, लेकिन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है सो इसको जोड़ा जा सकता है। अगर नर्मदा नदी में जोड़ दिया जाए तो इस समस्या का अस्थायी समाधान निकाला जा सकता है। और अगर उधर पानी का फ्लो ज्यादा होगा भी तो नर्मदा नदी के माध्यम से पानी जो है अरब सागर में चला जाएगा। तो सबसे खास ध्यान इसको देने की है। अगर इसको पहल की जाए, लंबे समय का है यानी कि दीर्घकालिक उपाय है, लेकिन अगर इस ढंग से कार्य किया जाए तो इसको इधर जोड़ के समस्या का समाधान किया जा सकता है। दूसरा, और नदी जो है इसको दक्षिण बिहार की नदियों से जोड़ दिया जाए तो दक्षिण बिहार में जहां सूखा की स्थिति है वहां पर पानी भी पहुंचाया जा सकता है और उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। तो नदी को जोड़े जाने की जरूरत है और खासकर यहाँ नर्मदा नदी में अगर जोड़ दिया जाए तो इधर बिहार की समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। उसके बाद है नदी पेटी में जमे गादों को निकाला जाना। बाढ़ का एक प्रमुख कारण जो है सो नदियों में गाद का जमा हो जाना। अगर नदी में गाद के जमाव को निकाल दिया जाए, यानी कि जो हमारे नदी में गाद है उसको निकाला जाए और उसके लिए मशीनों का प्रयोग किया जाए, बड़े पैमाने पर जापान, चीन के द्वारा किया जाता है। तो उस तरह के मशीनों का अगर प्रयोग किया जाए तो इसके गाद को निकाल के और यह दोनों साइड रख दिया जाए तो बांध भी ऊंचा हो जाएगा और यहाँ का गाद भी निकल जाएगा, यानी कि इसका तल नीचा हो जाएगा और ये बांध ऊंचा हो जाएगा, जिससे जो है सो बाढ़ की समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है। तो इसके लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए जाने की जरूरत है, जिससे बड़े पैमाने पर नदियों में जो गाद जमा है उसको निकाल के तटबंध के रूप में उपयोग किया जाए। अब जब हम सड़क और पुलियों का निर्माण करते हैं तो उसमें जो है सड़क के में पुल पुलिया का अभाव होता है, जिसके कारण पानी का बहाव रुक जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाईवे बनाया जाए तो उसमें पुल पुलियों को दिया जाए, जिससे पानी का आवागमन होता रहे और बाढ़ की एक जगह जमाव न हो और बाढ़ की समस्या न आवे। सभी तटबंधों पर सड़क बनाया जाए, यानी कि जितने तटबंध हैं उस तटबंध पर जो है सो सालों भर चलने लायक सड़क बनाया जाए, जिससे कि बाढ़ के समय में जो है सो आवागमन में असुविधा नहीं हो। और उसके अलावे नहर नाले जितने हैं उसको जीर्णोद्धार किया जाए, जिससे बाढ़ के समय में अगर पानी आता है तो जल निकासी होता रहे और एक क्षेत्र में जो है सो उसका जमाव न हो। अब अल्पकालिक उपाय इसके क्या क्या किए जा सकते हैं, तो बाढ़ की पूर्व सूचना की व्यवस्था की जाए, जिससे लोगों के जान माल को बचाया जा सके और खाने पीने की व्यवस्था की जाए, लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो है सो खाने पीने की सुविधाएं जो दी जाए, जो बाढ़ से ग्रसित लोग हैं उसके लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सुरक्षा तटबंधों का प्रत्येक पंचायत और गांव के
चारों ओर सुरक्षा तटबंध का निर्माण किया जाए जिससे पानी को पहले ही रोका जा सके। पंचायत में बड़े पैमाने पर जलाशय का निर्माण किया जाए, यानी कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक बड़ा जलाशय हो जिसमें जो है सो अतिरिक्त जल का भंडारण हो, अतिरिक्त जल को रखा जा सके। तो उससे फायदा क्या होगा, अगर पंचायत में जलाशय होगा तो सबसे पहले बाढ़ का पानी उन जलाशयों में चला जाएगा और जलाशय में जाएगा तो यहाँ एकत्र होगा और बाद में जब बाढ़ खत्म हो जाएगा तो ये अतिरिक्त पानी जो जमा रहेगा इसके माध्यम से सिंचाई का कार्य भी किया जा सकता है। अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी इससे बढ़ेगा और इसमें जो है मत्स्य पालन की भी किया जा सकता है। तो अगर पंचायत में बड़े जलाशय का निर्माण किया जाएगा तो उससे अनेक फायदा होगा, सिंचाई की सुविधा भी होगी, अंडरग्राउंड वाटर भी बढ़ेगा और मत्स्य पालन एवं अन्य जल कृषि भी किया जा सकता है। उसके बाद गांव में जो है सो ऊंचे टीले का निर्माण किया जाए जिससे कि बाढ़ अगर आ जाए तो बाढ़ के समय में जो है सो लोग उस ऊंचे टीले पर जाके शरण ले सकें। उसके बाद पंचायत में हर एक पंचायत में नाव की व्यवस्था की जाए और जल कृषि को बढ़ावा दिया जाए। अब इस समय जो है एक मनरेगा के द्वारा भी बड़े पैमाने पर कार्य किया जा सकता है। आप भी अगर प्रश्न पूछता है तो उसमें मनरेगा से संबंधित तथ्यों को आप जोड़ सकते हैं क्योंकि मनरेगा योजना के अंतर्गत जलाशय निर्माण और पेड़ पौधों को लगाने की बहुत बड़ी योजना है, यानी कि मनरेगा के द्वारा बड़े पैमाने पर सामाजिक वानिकी का कार्य किया जा रहा। आपने देखा होगा 2009-10 में तिरहुत प्रमंडल में मनरेगा के द्वारा एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाए गए थे। उसी प्रकार की अनेक कई योजनाएं हैं जिससे द्वारा प्रत्येक साल मनरेगा के द्वारा प्रत्येक पंचायत में बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाए जाते हैं। तो इसको जोर शोर से किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा मनरेगा के द्वारा जलाशय निर्माण पर जोर दिया जा रहा। तो जलाशय का अगर निर्माण प्रत्येक पंचायत में किया जाए तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जलाशय का निर्माण होगा तो जल का संग्रहण भी होगा। उस जल बाढ़ से भी बचाया जा सकता है, उसको सिंचाई के कार्य में भी लाया जाता है और जल कृषि को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। और जल कृषि में जैसे बत्तख पालन, मखाना, सिंघाड़ा, इसके अलावे ऐसी प्रजाति की फसलों को विकसित किया जाए जो बाढ़ आने पर कुछ ज्यादा दिनों तक जो है वह मरे नहीं। तो इस प्रकार की कृषि करके बाढ़ की समस्या पर कुछ हद तक निजात पाया जा सकता है। चूंकि ये प्राकृतिक विपदा है अतः इसको पूर्णतः तो रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इस समस्याओं का कुछ हद तक निदान किया जा सकता है। अब इससे बाढ़ से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, एक आध दो क्वेश्चन आप लोग लिख के लिखिएगा। जैसे बाढ़ ने कृषि विकास को बाधा उत्पन्न किया है, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं और बाढ़ रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, वर्णन करें। दूसरा, प्राकृतिक आपदा ने बिहार के आर्थिक विकास की गति को अवरुद्ध किया है, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं, वर्णन करें। तो इस प्रकार के अनेकों क्वेश्चन हो सकता है और आप लोग जो है सो क्वेश्चन लिख के देख सकते हैं। उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप लोग जो है सो हल करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने 2 क्वेश्चन लिखाया है, इस पर आप लोग हल करके देखेंगे और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेखन का अभ्यास करें। हम बार बार बोलते हैं कि आपकी सफलता आपकी लेखन पर निर्भर करती है। आप लोग जितना लिखेंगे उतना ही सफलता के नजदीक आएंगे, इसलिए लेखन का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। और मैंने आप लोगों को 3-4 वीडियो में यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से लिखा जाए। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें और उसको बारीकी से समझने का प्रयास करें कि उस वीडियो में क्या कहा गया है, किस ढंग से क्वेश्चन को लिखना है, उसको ध्यान से सुने और लिखने का अभ्यास करें, जिससे कि
आप जो है सो अच्छे से अच्छे ढंग से लिख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स की प्राप्ति कर सकें। आप लोगों से अनुरोध है कि पूरे वीडियो को देखें और उसको बारीकी से समझने का प्रयास करें। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।